वेलकम यू ऑल टू सेल्फ स्टडी। मैं आरजू पंडित आज आपके पास एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट डन इट टिल नाउ। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे टाइमली नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयन्स क्या होते हैं, जो रेशियो ऑफ मास है वो क्या चीज है। So molecule is a smallest particle of an element. देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट क्या है, सॉरी एटम क्या है। तो एटम क्या था? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। और मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। इतना तो हमने एटम में भी एटम के टाइम पे भी पढ़ा था, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है? इट सेज दैट इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट करता है। एंड इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। और जिस भी सब्सटेंस का वो मॉलिक्यूल है वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हमें बताएगा। एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब जो मॉलिक्यूल होता है वो एक एलिमेंट का भी हो सकता है। सपोज हम बात करें अगर ऑक्सीजन की, है ना, तो ऑक्सीजन का O2 ये एक मॉलिक्यूल है। अगर हम बोलते हैं सिर्फ O, तो O एटम है, O2 इज अ मॉलिक्यूल, दिस बिकम्स ऑक्सीजन। इसमें ही O3 इट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। तो मॉलिक्यूल जो है, अगर हम ओजोन के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो क्या है? O3। सो O कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये किसी चीज के कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करेगा। अगर हम मॉलिक्यूल के कंपाउंड की किसी की बात करते हैं, सो लेट्स टेक वाटर। वाटर में क्या होता है? H2O, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों कंबाइन कर रहे हैं। दो एटम्स में हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन का है, वो दोनों कंबाइन करेंगे। अब अभी हम बोलेंगे, हमने तो यहाँ बोला था कि एक ऑक्सीजन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इट इज एग्जिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन विद दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन एटम्स। तो मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एक एलिमेंट का या एक कंपाउंड का जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, और उस पर्टिकुलर कंपाउंड का सारी प्रॉपर्टीज शो करेगा। मतलब जो भी वाटर की प्रॉपर्टीज हैं, वो भले ही केमिकल प्रॉपर्टीज हो या फिजिकल प्रॉपर्टी हो, वो सारी प्रॉपर्टी एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का वो शो करता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑन टू व्हाट आर द फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट। सो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। कोई भी अगर एलिमेंट है तो उसमें क्या होता है, जब हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होंगे। एलिमेंट जब बनता है तो वो इंडिविजुअल होता है, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो है O2, हाइड्रोजन का जो है H2, ये है एलिमेंट्स। अगर हम बोले H2O तो ये है कंपाउंड। तो एलिमेंट में क्या होता है? सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करते हैं उसका मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ऑक्सीजन के ही कंबाइन कर रहे हैं यहाँ O2 बनाने के लिए, हाइड्रोजन के ही कंबाइन कर रहे हैं H2 बनाने के लिए। और इसके बेसिस पे हम एक चीज को पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है? अगर हमें ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाना है तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स चाहिए, ये है उसकी एटॉमिसिटी। मतलब द नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड टू मेक अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट।
इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। कुछ चीजें मोनोएटॉमिक होती हैं। मोनोएटॉमिक चीजें वो हैं जो किसी दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करती जल्दी से, जैसे कि आर्गन, हीलियम, इनके आपको मोनोएटॉमिक एग्जिस्टेंस मिलेगी। डायएटॉमिक ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसमें दो दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं। ट्राइएटॉमिक O3 ओजोन। टेट्राएटॉमिक में T4 फास्फोरस के 4 एटम्स एक साथ कंबाइन होते हैं। और फिर पॉलीएटॉमिक में तो बहुत सारे और एग्जांपल्स हमारे पास आ जाते हैं। पॉलीएटॉमिक में मतलब बहुत सारे एटम्स एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, दैट इज मोर देन 2। ट्राई वाला भी पॉलीएटॉमिक की कैटेगरी में आ जाता है, टेट्रा वाला भी पॉलीएटॉमिक की कैटेगरी में आता है। तो एलिमेंट में क्या होता है, सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए। और कंपाउंड्स में क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो कंबाइन करते हैं इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जो हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ी थी वो यहाँ पर अप्लाई होती है। तो इसमें क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट्स की, जैसे हमने एक कंपाउंड पढ़ा था वाटर, तो वाटर में क्या था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के एटम्स कंबाइन हो रहे थे वाटर को की फॉर्मेशन के लिए। तो इस तरीके से कंपाउंड बनते हैं। इसमें जो एटम्स आते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट से आते हैं। एलिमेंट्स में एलिमेंट बनाने के लिए जो एटम है वो सेम एलिमेंट का होता है। फिर आता है रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन। हम कैसे पता करेंगे कि कितने हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन वाटर बनाने के लिए? तो एक होता है एटॉमिक मास का रेशियो, एक होता है रेशियो बाय मास, और एक होता है रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स। तो एटॉमिक मास का रेशियो जो होता है वो होता है कि उसमें, तो जो एटॉमिक मास होता है वो हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है। जैसे कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है दैट इज 1, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 16। तो अगर हम एटॉमिक मास की कॉम्बिनेशन को देखना चाहें, उससे देखें कि रेशियो बाय मास कितना निकलेगा जब कॉम्बिनेशन होता है वाटर बनाने का, तो हाइड्रोजन ट्वाइस होता है और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। तो मतलब हाइड्रोजन का 2 एंड ऑक्सीजन का 16। अगर हाइड्रोजन का हम 1 एटम लेने लगे तो ऑक्सीजन का मास कितना रह जाएगा इसमें, 8। सो रेशियो बाय मास कम्स आउट टू बी 1:8 फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। भाई हाइड्रोजन के एक एटम का 1 था और ऑक्सीजन के एक एटम का 16 था एटॉमिक मास। तो जब हम रेशियो बाय मास निकाल रहे थे तो हमें पता है कि जब हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं उसके साथ ऑक्सीजन का एक एटम कंबाइन करता है वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। अब अगर हम ये देखें कि हाइड्रोजन का जब एक मॉलिक्यूल है तब ऑक्सीजन का कितना करेगा, इसको हाफ करना पड़ेगा जो भी है वैल्यू, तो वो हाफ वैल्यू 16 की कितनी आएगी, 8। सो इट इज 1:8। तो एटॉमिक मास जो होता है वो सबका फिक्स्ड है। रेशियो बाय मास हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और फिर आता है रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स। तो रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स कम्स आउट टू बी 2:1। यही तो पढ़ा हमने, H2O, 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का यहाँ पर कंबाइन हो रहा है। So this is how the ratios are calculated. इसमें जो एटॉमिक मासेस हैं वो हमें याद करने पड़ते हैं और उसके बाद हम बाकी सारी चीजें जो है उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर आती है एक नई चीज दैट इज आयन। हमने अभी तक एलिमेंट पढ़ा, कंपाउंड पढ़ा, अब ये एटम पढ़ा है, अब है आयन। सो एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। व्हाट इज आयन? कोई भी एटम या मॉलिक्यूल विद नेट इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज नोन एज एन आयन। मतलब कोई एटम हो जिस पे कोई चार्ज हो। इस चीज को समझने के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस चैप्टर में एनसीईआरटी बुक्स में गिवन नहीं है,
वो इसके नेक्स्ट चैप्टर में दी हुई हैं, पर उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमें आयन समझना है तो हमें वो चीजें पता होनी जरूरी है। जो एक एटम होता है उसके अंदर 3 सब पार्टिकल्स होते हैं, मतलब उसके अंदर और 3 पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इनमें से जो न्यूट्रॉन होता है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, सॉरी न्यूट्रल पार्टिकल है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये न्यूट्रल है। जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस में रहते हैं। सपोज यहाँ पर एक एटम है तो ये सेंटर में उसका न्यूक्लियस होगा। यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स मिलेंगे। इसके बाहर इसके चारों तरफ ऐसे और सर्कल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो जो न्यूक्लियस था इसमें क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। दूसरा जो न्यूट्रॉन है ये तो न्यूट्रल है। तो जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ है, बाहर इन ऑर्बिट्स में। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज है। तो अब क्या होता है, जब एक एटम न्यूट्रल होता है, मतलब जिस टाइम पे उस पे ये इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा, उस टाइम पे उस पर्टिकुलर एटम में प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से इक्वल होता है, मतलब जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, क्योंकि उसके पास अगर 5 प्लस है और 5 माइनस है तो दोनों कट जाएंगे, कोई चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से, और लेकिन अभी सिर्फ हमें ये समझना है कि उनमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो या तो उस पर्टिकुलर एटम से लूज कर जाता है, मतलब उसमें से चला जाता है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन और बाहर से अंदर आ जाता है। तो उस केस में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया, इन केस ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले तो दोनों इक्वल थे, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गया, तो उसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा हो गया। अगर पहले उसके पास 5 प्रोटॉन थे और 5 ही इलेक्ट्रॉन थे, अब 5 में से एक चला गया तो 4 बचे, तो प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है, मतलब +1 का चार्ज आ गया। इसी तरीके से अगर उसने लूज ना करने की जगह गेन कर लिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और उसमें ऐड हो गया, तो वो 6 हो गए नंबर में। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया और प्रोटॉन कम हो गया, सो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी चीज के, उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो आते रहते हैं ड्यू टू द गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरीके से वो चार्ज्ड पार्टिकल बन जाते हैं, और उन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को हम आयन कहते हैं। मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और नॉन मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज रहता है। तो जो हमने इससे पहले पढ़ा उससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि मेटल जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, और एक जनरल सा रूल है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म होती है, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगी, क्योंकि उन दोनों के चार्ज ऑपोजिट है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मेटल और नॉन मेटल्स जो हैं वो साथ में आ जाते हैं और वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है द टेबल सॉल्ट, जो नमक होता है जो हम घर में यूज करते हैं, NaCl। सोडियम इज अ मेटल, क्लोराइड इज अ नॉन मेटल। सोडियम पे
ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसने जो वो इलेक्ट्रॉन लूज किया था उसको क्लोरीन गेन कर लेता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से इन दोनों में अट्रैक्शन फॉर्म होता है, जिससे ये सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। और क्योंकि ये गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है, इसलिए दिस इज एन आयनिक कंपाउंड। So thanks for watching the video. Subscribe the channel. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी करें।